हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन लाइब्रेरी और मैं बिक्कू वर्णवाल। आज हम लोग बात करेंगे अनीश जंग का लॉस्ट स्प्रिंग क्लास 12 का। यह अनीश जंग की पूरी स्टोरी है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। अनीश जंग के बारे में जान लेते हैं। ये राइटर हैं और इनके पेरेंट्स भी राइटर थे। अनीश जंग राहुल किला में जन्म ली है और हैदराबाद में पढ़ी लिखी एजुकेशन ली है। उसके बाद से फिर अमेरिका में जाकर एजुकेशन ली। अब वो जब वापस आई तो राइटर के तौर पे उन्होंने एक पूरी सीरीज जारी की जिसमें कि इंडिया के गरीब बच्चों के बारे में बताया गया। उसमें बताया गया कि गरीब में बच्चे किस तरीके से सरवाइव करते हैं। इसी में एक स्टोरी साहिब का है, साहिब का स्टोरी है, और दूसरी स्टोरी इस चैप्टर में है मुकेश की। चलिए साहिब की स्टोरी जानते हैं। यहाँ पे अनीश जंग की स्टोरी साहिब के सेंटेंस से स्टार्ट होती है। साहिब का सेंटेंस है, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। ये साहिब का लाइन रहता है। अनीश जंग साहिब से पूछती है, क्या पूछती है कि तुम ये काम क्यों करते हो। तो बदले में जवाब मिलता है साहिब से अनीश जंग को कि उनके पास यानी साहिब के पास कोई काम नहीं है करने के लिए, इसलिए वो काम करता है। ये किस तरह का काम है, तो गार्बेज में से सोना ढूंढने के तरह का। पूछती है तुम्हारा घर कहाँ था, तो साहिब बताता है कि उसकी माँ कहती है ढाका बांग्लादेश में उसका घर था, जहां पे ग्रीन फील्ड्स थे, लेकिन स्टॉर्म और तूफान के कारण उसका पूरा का पूरा घर बह गया और उसके कारण उसे दिल्ली में शिफ्ट होना पड़ा। तकरीबन 1971 तब से रह रहे हैं जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। और साहिब सीमापुरी में रहता है जो कि दिल्ली का एरिया है। अनीश जंग फिर पूछती है क्या तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। साहिब कहता है कि यहाँ पे पड़ोस में कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ पे वो जा सके, इसीलिए साहिब को क्या करना पड़ता है, ये काम करना पड़ता है। अगर वहां पे स्कूल रहता अनीश जंग के पड़ोस में, साहिब का घर भी रहता है और साहिब पड़ोस में स्कूल होने की बात भी करता है और कहता है कि अगर होता तो वो साहिब स्कूल जरूर जाता, लेकिन स्कूल नहीं होने के कारण नहीं जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, अनीश जंग उनसे साहिब से प्रॉमिस करती है। क्या प्रॉमिस करती है कि अगर स्कूल खुलेगा या मैं खोलूं तो तुम जाओगे। साहिब बिल्कुल हाँ भरता है, लेकिन वहां पे एक स्कूल खोलना किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात होती है। बहुत दिन बाद अनीश जंग की मुलाकात फिर से साहिब से होती है, जब साहिब दौड़ा दौड़ा अनीश जंग की तरफ आता है। साहिब पूछता है क्या आपका बिल्ट हो गया स्कूल, तो अनीश जंग कहती है, क्या कहती है कि अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन वो अनीश जंग मन में सोच रही होती है कि अपने मन में वो जो प्रॉमिस की है साहिब से वो कितना खोखला है। अनीश जंग वाकई में एक स्कूल नहीं खोल सकती अकॉर्डिंग टू हर फाइनेंशियल स्टेटस। कुछ महीने बीतते हैं और साहिब से और उसके सारे फ्रेंड्स से अनीश जंग की काफी अच्छी बात होती है। तो साहिब से उसका पूरा नाम पूछती है अनीश जंग, जो पूरा नाम बताता है साहिब। अगर वो वाकई में साहिब अपने नाम का मतलब जानता तो बहुत बड़ी बात होती है उसके लिए। क्यों? क्योंकि साहिब अपना नाम बताता है साहबे आलम। साहबे आलम मतलब क्या है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। अब यहाँ पे लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स मीनिंग है उसके नाम का, जो कि उससे मतलब नहीं पता। कुछ और बच्चे उसके साथ, उसके फ्रेंड्स जाते हैं, सुबह निकलते हैं और दोपहर तक चले जाते हैं। यहाँ पे अनीश जंग कहती है ये सारे बच्चे किस तरीके के हैं, तो मॉर्निंग बर्ड्स, मतलब सुबह में वो काम करने निकलते हैं गार्बेज से अपना सामान, जिससे वो ढूंढ सके और कुछ खाने पीने का इंतजाम कर सके, और दोपहर होते तक गायब हो जाते। वो सारे बच्चे नंगे पैर इधर से उधर चल रहे थे। अनीश जंग उन बच्चों से एक से पूछती है कि तुम्हारे पास चप्पल कहाँ है, क्यों नहीं पहनते चप्पल। आंसर में अनीश जंग को मिलता है कि उसकी माँ, उस बच्चे की माँ शेल्फ यानी जो तख्ता होता है दीवार पे, वहां पे रख दी है। उसकी माँ अगर उतार के देगी तभी वो पहनेगा। तब तक दूसरा बच्चा कहता है कि अगर उसकी माँ उतार के दे भी दे तभी वो
नहीं पहनेगा, उसका हैबिट हो गया है। तब तक तीसरा बच्चा फिर ऐड करता है अपनी बातों को अनीश जंग से बात करते हुए कि मुझे शूज पसंद है। क्या पसंद है? शूज पहनना, लेकिन उसके पास शूज है ही नहीं। अनीश जंग इस चप्पल या जूते के बात को लेकर एक और बात कहती है कि उन्होंने भारत में जहां भी ट्रेवल किया बहुत लोगों या बहुत बच्चे को देखा है नंगे पैर चलते हुए। दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी, दिस इज ऑल्सो एन एक्सक्यूज टू नॉट वेयर दोज शूज और चप्पल्स। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि गरीबी है, दोनों बातें हैं, गरीबी भी है और उनका ट्रेडिशन बन चुका है ताकि वो शूज ना पहने या चप्पल ना पहने। एक कहानी उन्हें याद आती है उडुपी की 30 साल पहले की, जब एक ब्राह्मण लड़का था और वो प्रेयर करता था मंदिर के बाहर कि वो शूज पहन सके, और शूज जो है उसे मिला या नहीं ये तो अनीश जंग को नहीं पता, लेकिन जब 30 साल बाद वो विजिट करती है तो फिर से उसी जगह पे एक बच्चा मिलता है जो शूज जिसके पास होते हैं। तो ये इन दोनों कंडीशन को कंपेयर करती है, जो कि एक पॉवर्टी के इलाके में रहता है, उनके पास शूज अभी तक नहीं आए हैं, जो गार्बेज से ढूंढ कर कमा कर खाते हैं, और एक मंदिर में रहने वाला लड़का जो कि अब उसके पास शूज है। ये दोनों कंपेयर किया गया है। भगवान ने या देवी ने उस बच्चे की सुन ली जो प्रेयर कर रहा था, लेकिन उस बच्चे की नहीं सुन पाई जो गार्बेज से कूड़ा बीनकर अपना घर चलाता था, खाता था। इनके एक्वेंटेंस में साहेब ही नहीं बल्कि दिल्ली के सीमापुरी इलाके में, जिसे पेरिफेरी ऑफ कहा गया है, उस वहां पे तकरीबन 10,000 रैकेटर्स रहते हैं। यहाँ पे मेटाफोरिकली वर्ड यूज किया गया है। इसका मतलब कि वो वाकई में दिल्ली के किनारे छोर पे नहीं था, लेकिन दिल्ली का जिस तरह का माहौल है और जिस तरह सीमापुरी के रहने का माहौल है, दोनों का इतना डिफरेंस था कि दोनों अलग अलग तरीके से कहा जा सकता है। सीमापुरी में रहने वाले रैकपिकर्स के लिए एक सबसे बड़ी बात यहाँ कही गई है कि पेट भरने के लिए, खुद को खिलाने के लिए खाने की जरूरत होती है, ना कि कोई आइडेंटिटी की। हालांकि 30 साल से जब वो रह रहे हैं तो उन्हें राशन कार्ड और वोटर कार्ड प्रोवाइड कर दिया गया है ताकि जो नेता है उन्हें वोट मिल सके और इन्हें भी राशन कार्ड के थ्रू कुछ खाने को मिल सके। ये यहाँ पे बस छोटी सी बात की गई है इन लोगों के फेवर में, और ये 1971 में आए हैं। और अगर ये 1971 में आए और यहाँ पे 30 साल की बात की जा रही है, दैट मीन्स दिस स्टोरी वाज रिटन अराउंड 2001, एंड अभी हम लोग जब ये पढ़ रहे हैं तो ये 2020 है, या फिर अगर आप बाद में 2021 में पढ़ रहे होंगे तो पढ़ रहे हैं ये चैप्टर या ये वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पे एक लाइन कहा गया है, फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। मतलब आइडेंटिटी भले ना मिले लेकिन खाना तो मिलना ही चाहिए जिंदा रहने के लिए, ये सबसे जरूरी बात है। वहां पे जब अनीश जंग कुछ औरतों से मिलती है तो उनका ओपिनियन क्या रहता है? वो कहती है कि ग्रीन फील्ड्स में जहां पहले थी या जहां पे ग्राउंड है सिर्फ, वहां कुछ खाने के लिए नहीं है, तो ये बेटर है वो कहीं भी रहे जहां खाने के लिए मिल जाए। मतलब जहां घर वहीं पे उनका खाना, वहीं पे उनका टेंट, टेम्पररी हाउस बन जाता है। धीरे धीरे बच्चे भी उसी तरीके से बड़े होते हैं और रैक पिकिंग का काम करते हैं और सर्वाइवल में उनका पार्ट बन जाते हैं। मतलब कि जैसे पेरेंट्स सर्वाइव कर रहे हो गार्बेज से रैक पिकिंग करके, कूड़ा बिन के, ठीक उसी तरह से बच्चे भी हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि अनीश जंग को ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो रैक पिकिंग का काम है इन लोगों के लिए फाइन आर्ट्स की तरह बन गया है। मतलब कि काफी अच्छा सब्जेक्ट बन गया है कि उनको पता है टेक्निक की कहां से क्या किस तरीके से चूज करेंगे तो सही तरीके से वो निकाल सकते हैं अपने दिनचर्या को गुजारने के लिए समय, या तो पैसा या खाने का सामान। फिर एक लाइन है, आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट। मतलब कि साहब कहता है कि कभी 1 रुपए का नोट मिल जाता है या कभी कभी 10 रुपए का, तो ये उसके लिए सिल्वर है। मतलब कि उसके आंखों में चमक आ जाती है ये बात बोलते हुए। क्यों? क्योंकि ये पैसे काफी है उसके लिए। अब यहाँ पे एक लाइन और है, फॉर चिल्ड्रंस दिस गार्बेज इज रैप्ड विद वंडर एंड फॉर एल्डर्स
रैप्ड फॉर सर्वाइवल। मतलब कि यहाँ पे बच्चों के लिए ये जो गार्बेज है वो वंडरफुल है, वंडर से भरा हुआ, आश्चर्य चीजों से कि पता नहीं बच्चों को क्या मिल जाए। लेकिन जो बड़े हैं वहां पे, जो बड़े रैक पिकिंग का काम करते हैं, उनके लिए ये क्या है, तो उनके लिए ये सर्वाइवल है, उसी पे ये जिंदा रहते हैं बखूबी, उन लोगों को पता है। ठंड के टाइम में सुबह वन विंटर मॉर्निंग अनीस जंग साहब को देखती है, बगल के पड़ोसी में ही जो क्लब था, टेनिस क्लब, उसके दरवाजे, फेंस के दरवाजे पे क्या देखती है कि साहब वहां खड़ा होकर उस गेम को देख रहा है। जब बात करती है तो बताता है कि ये गेम उसे बहुत पसंद है और क्या बोलता है कि वो खेलना चाहता है, लेकिन अब उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो अंदर जाके खेले। ऑल्दो वहां पे जो गार्ड रहते हैं वो क्या करते हैं, कभी कभी जब कोई नहीं रहता है वहां पे उस ग्राउंड में, तो अलाउ कर देते हैं जाने के लिए। उस वक्त वहां पे वो एक पेयर ऑफ शूज भी पहना था। किस तरीके का, तो ऐसा शूज जो कि एक अमीर जादे ने पहनकर छोड़ दिया होगा, टेनिस शूज, वो साहब को मिला है अभी पहनने के लिए। मतलब कि कम से कम अब तो मिल गया है। एक छोटा सा होल है जो अमीर बच्चे के लिए सही नहीं था पहनने के लिए, लेकिन अभी साहब के लिए ये बहुत बड़ी बात है। अब फिर से अनीस जंग साहब से एक सुबह मिलती है, लेकिन इस वक्त कुछ अलग देखने को मिलता है। क्या अलग देखने को मिलता है, तो इस बात को समझिए। साहब के पास दूध का कैनिस्टर था और एक सामान था, दूध का कैनिस्टर जो कि काफी भारी था। जब अनीस जंग उनसे पूछती है कि ये कहां से कहां जा रहे हो, तो अनीस जंग को साहब बताता है क्या कि साहब अब एक चाय स्टॉल पे काम करना स्टार्ट किया है, खाने के साथ उसे 800 रुपीज पर मंथ मिलेंगे। अनीस जंग फिर एक क्वेश्चन पूछती है साहब से, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें जरा ध्यान से सुनिएगा, फर्क समझ में आएगा। साहब पूछती है क्या इस जॉब से, अनीस जंग पूछती है साहब से क्या इस जॉब से तुम खुश हो। उस वक्त उसके चेहरे से काफी अलग सा दिखता है। क्यों? क्योंकि जब वो रैक पिकिंग करता था तो वो अपने मन का मालिक था, वो कभी भी आ जा सकता था, कभी भी काम कर सकता था। लेकिन अब जब टी स्टॉल पे काम कर रहा है तो इसके पास अब उस तरीके का छूट नहीं है, उसे उसके जो टी स्टॉल है उसके ऑनर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जो कैनिस्टर है तो वो कैनिस्टर दूध का वो अब अभी काफी भारी था, उस रैक पिकिंग के थैले से जो कि साहब धोकर चलता था। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात एक अनीस जंग कहती है, क्या कहती है कि अब साहिब एक्चुअल में साहिब नहीं रहा, साहबे आलम नहीं रहा, अब वो किसी का नौकर बन चुका है। ये फर्स्ट पार्ट जो कि साहिब का है यहां तक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे मुकेश की स्टोरी, जो कि वो किस तरह से क्या बनना चाहता है और क्या रिजल्ट है और कहां से वो बिलोंग करता है। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी वो भी है अनीस जंग के द्वारा। अगर ये स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सके और एग्जाम को अच्छे से दे सके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।